Good afternoon, students. Today I'll take lecture on IPR. First of all, we'll start with what do you mean by IPR? IPR means Intellectual Property Rights. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉपर्टी क्या होती है. प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है. प्रॉपर्टी होती है टेंजिबल प्रॉपर्टी एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी. टेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम टच कर सकते हैं और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेबल इज़ एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी. इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है गुडविल, जिसे हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो भी तो हमारी प्रॉपर्टी है. ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स, इंटेलेक्ट मीन्स जो भी क्रिएटिविटी, जो भी हमने क्रिएट किया अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि, जो भी चीज़ हमने अपनी बुद्धि के द्वारा क्रिएट करी है उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो हैं वो लॉज हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स ट्रिप्स इज़ एन इंटेलेक्चुअल लीगल एग्रीमेंट जो है वो WTO के जो कंट्रीज़ थी, जो सिग्नेचरीज मेंबर्स हैं, उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, वो है ट्रिप्स के अकॉर्डिंग आपके पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 7 तरीके की है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एक चीज़ है उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, GI मतलब जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, पेटेंट, आपका लेआउट डिज़ाइंस, ये सब कुछ जो है हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं. वो है आपके लिए कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट. ठीक है. तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद व्हाट डू यू मीन बाय कॉपीराइट. कॉपीराइट स्टार्ट करने से पहले हम ये बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ मतलब IPR क्या है. बेसिकली वाई IPR, वाई डू वी प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जिसकी क्रिएटिविटी है उसको एक रिवॉर्ड दे सकें. बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ में या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में जो हम राइट्स देते हैं वो एक मोनोपोली क्रिएट कर देता है, वो एक नेगेटिव राइट देता है. आपको राइट्स दे देता है, आपको पूरे राइट्स देता है, एक्सक्लूसिव राइट्स दे देता है वो. और उसमें क्या है कि एक तो आपको आपकी क्रिएटिविटी का रिवॉर्ड मिल गया. सेकेंडली, हम जब आपको आपकी क्रिएटिविटी का रिवॉर्ड दे देते हैं, उस रिवॉर्ड से क्या होता है कि दूसरों में भी एक वो आती है कि हाँ ठीक है, मुझे भी नई क्रिएटिविटी करनी है और मुझे भी वो राइट्स मिल जाएंगे. इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है टू एनकरेज the composer and the artist to create original work by rewarding them with the exclusive rights for limited period. जो भी राइट्स दिए जाते हैं वो आपको लिमिटेड पीरियड के लिए दिए जाते हैं ताकि सोशल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपको कॉपीराइट दिया जाता है लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स के लिए. ठीक है. तो कॉपीराइट, अगर आप कॉपीराइट की बात करते हैं तो कॉपीराइट आपको आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलता है जब से आपने क्रिएटिविटी करी है और जब से आपने वो चीज़ पब्लिश करी, प्लस 60 ईयर्स के लिए मिलता है कॉपीराइट. ठीक. अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉपीराइट. कॉपीराइट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कॉपीराइट मीन्स कॉपी करने का राइट. कि कॉपी करने का राइट किसको होगा. अगर आपने कोई एक क्रिएटिविटी की है, कोई एक चीज़ क्रिएट की है, तो क्या कौन उसको कॉपी कर सकता है और कौन उसको कॉपी नहीं कर सकता है. कोई भी व्यक्ति आपकी बिना परमिशन के आपकी बनाई हुई चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता है. ठीक है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो जानना है वो है सेक्शन 13 कॉपीराइट एक्ट में. द कॉपीराइट एक्ट 1957 में क्या क्या वर्क्स हैं जो कि हम प्रोटेक्टेड हैं. जैसे कि कॉपीराइट वर्क सेक्शन 13 बोलता है वर्क इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट. ठीक. तो अगर आप सेक्शन 13 को देखेंगे, बैराक में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एंड द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट कॉपीराइट शैल सबसिस्ट थ्रू आउट इंडिया इन द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ वर्क, दैट इज टू से ओरिजिनल, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क. अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ही एक चीज़ लिखी है ओरिजिनल.
तो मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉपीराइट में, जब आप प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, आपका वर्क जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपका वर्क ओरिजिनल नहीं है तो आपको उसमें कॉपीराइट नहीं मिल सकता है। जिसका वर्क ओरिजिनल, जिसने वो बनाया है ओरिजिनली, कॉपीराइट उसका है। अगर आप वो कॉपी कर लेते हैं तो आपके अगेंस्ट कंप्लेन हो सकती है। इसी एक्ट में आपके लिए क्रिमिनल रेमेडीज़, सिविल रेमेडीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना आपकी परमिशन के आपकी चीज़ चुरा लेता है या उसको पब्लिश करता है या उसकी कॉपीज़ बना लेता है, तो उसमें क्या है, वो आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं और आपको, आपके लिए रेमेडीज़ हैं, सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कॉपीराइट हमने ये पढ़ लिया, इसमें सिनेमाटोग्राफिकल फिल्म्स भी आती हैं, इसमें साउंड रिकॉर्डिंग्स भी आती हैं। ठीक है, कॉपीराइट साउंड रिकॉर्डिंग्स में भी मिलता है, सिनेमाटोग्राफिकल फिल्म्स में भी मिलता है, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिकल वर्क्स में भी मिलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है सेक्शन 14 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉपीराइट। अगर आप देखेंगे वो बोलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट कॉपीराइट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट। मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेक्शन 14 में लिखा है एक्सक्लूसिव राइट। आपको, अगर आपने क्रिएट की है कोई चीज़ तो आपको कॉपीराइट एक्सक्लूसिव, आपको इस एक्ट के अंदर एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं। एक्सक्लूसिव राइट्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो सबसे और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट जो लिखा है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें सेक्शन 52 की बात हो रही है। सेक्शन 52 जो है आपका कॉपीराइट एक्ट में, वो फेयर यूज़ की बात करता है या फिर फेयर डीलिंग की बात करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, वो सेक्शन 52 में ये बात की गई है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्सक्लूड की गई हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति रिसर्च पर्पस के लिए बिना परमिशन के आपका वर्क यूज़ कर सकता है। स्टडी पर्पस के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए वो वर्क आपका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, मैं अभी आपको सेक्शन 52 भी एक बार एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि व्हाट इज़ इन सेक्शन 52। सेक्शन 52 टॉक्स अबाउट सर्टेन एक्ट्स नॉट टू बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अगर आपके बिना परमिशन के कोई व्यक्ति आपकी चीज़ यूज़ कर देता है तो उसमें क्या होगा, वो आपके कॉपीराइट का वायलेशन हो जाएगा और इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा और आप सिविल रेमेडीज़ या क्रिमिनल रेमेडीज़ ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सेक्शन 52 की बात अगर देखेंगे तो सेक्शन 52 टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग एक्ट शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, नेमली the fair dealing with any work not being a computer program for the purpose of private or the personal use, including research, criticism or review, whether of that work or of any other work, the reporting of the current event and current affairs, including the reporting of the lecture delivered in the public। ठीक है, इसमें जैसे कि the making of the copies or adaptation of the computer program for the legally obtained copy for non-commercial पर्सनल यूज़। अगर देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें वही बात लिखी है कि अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए एक कॉपी बना के रख सकते हैं अपने लिए, आप रिसर्च पर्पस के लिए वर्क यूज़ कर सकते हैं, आप किसी को पढ़ा रहे हैं लेक्चर में आप वो वर्क यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें ये सब चीज़ें एक्सक्लूडेड है, जबकि हम उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी सेक्शन 52 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे फेयर यूज़ भी कहते हैं, फेयर डीलिंग भी कहते हैं। ठीक है, देन इफ वी कम बैक टू सेक्शन 14, देन क्या है, टू डू अ कॉपीराइट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू डू और ऑथराइज द डूइंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वर्क और एनी सब्सटैंशियल पार्ट देयर ऑफ, नेमली मीन्स इसमें ये बताया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, आप क्या क्या कर सकते हैं। To reproduce the work in any material form, including the storing of it in any medium by electronic means, to issue copies of the work to the public, not being copies already in circulation, to perform the work in public, to make any cinematographical film or sound recording, to make any translation of the work, to make any adaptation of the work, to do in relation to the translation or the adaptation of the work, any of the acts specified in relation to the work। मतलब सेक्शन 14 क्लियरली ये बात कह रहा है कि आप कोई भी काम कर, मतलब जो आपका काम है आप उसे किसी और मोड में भी कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक नॉवल लिखी है, नॉवल के ऊपर आप एक मूवी बना सकते हैं। आप
किसको आप मतलब किसी भी मटेरियल फॉर्म में इसको पब्लिश कर सकते हैं, आप इसकी कॉपीज इशू कर सकते हैं, आप इसकी सिनेमाटोग्राफिकल फिल्म, आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज में। ये सब एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो आपको दिए जाते हैं। बेसिकली दीज आर व्हाट, दीज आर इकोनॉमिकल राइट्स। आपको इकोनॉमिकल राइट्स दिए जा रहे हैं, आप इन राइट्स के थ्रू पैसा अर्न कर सकते हैं। दीज आर मीन्स इकोनॉमिकल राइट्स। इकोनॉमिकल राइट्स के अलावा इसमें कॉपीराइट एक्ट में मॉरल राइट्स भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अब सेक्शन 57 है जिसमें कि मॉरल राइट्स भी प्रोटेक्टेड है, जिसमें कि मॉरल राइट्स की बात हो रही है। अगर हम सेक्शन 57 में आ जाएं तो सेक्शन 57 अगर आप देखेंगे, सेक्शन 57 मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ। सेक्शन 57 में ये बात लिखी है, see author's special rights independent of the author's copyright, and even after the assignment either wholly or partly of the said copyright, the author of the work shall have the right to claim authorship of the work, to restrain or claim damages in respect of any distortion, mutilation, modification or other act in relation to the said work। अभी क्या बात है कि जैसे कि आपने किसी को अपनी कोई एक चीज़ बेच दी, ठीक है, क्या उसके बाद भी आपके पास उसका कॉपीराइट रहेगा? क्या आपके पास उस तभी भी कुछ राइट्स रहेंगे? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 आपके मॉरल राइट्स भी इसमें प्रोटेक्टेड होते हैं। मॉरल राइट्स प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जब आपके मॉरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है तो मॉरल बेसिकली क्या बात है इसमें कि आप अगर कोई एक चीज़ बनाते हैं तो उसमें आपकी इंटीग्रिटी भी जुड़ी होती है, आपकी एक इमेज, आपकी एक रेपुटेशन जुड़ी होती है, आपकी एक क्रिएटिविटी के साथ। तो इसमें क्या है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की हुई है कि आपकी अगर हमने आपने कुछ बनाया है तो उसमें हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। मीन्स आपकी मॉरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रखा है अगर हमने, तो मॉरल राइट्स में जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अमरनाथ सहगल का केस है। अमरनाथ सहगल के केस में क्या हुआ था, मैं आपको इसकी पूरी केस की साइटेशन बता देती हूँ, पूरा नाम बता देती हूँ कि इसमें क्या है। अमरनाथ सहगल केस में क्या हुआ था कि एक बंदा था जो कि एक स्टैचू बनाया था उसने, और उस स्टैचू में क्या हुआ था, उसने वो विज्ञान भवन में लगाने के लिए एक स्टैचू दिया था। ठीक है, जब उसने वो स्टैचू दिया विज्ञान भवन में लगाने के लिए, और वो स्टैचू उसको पैसे मिल गए अपने स्टैचू के, उसने लगाने के लिए वहाँ पर दिया और वो स्टैचू लगा दिया गया। ठीक, जब वो स्टैचू लगा दिया गया उसके कुछ समय बाद उस स्टैचू को वहाँ से हटा दिया गया, और उसको वहाँ से हटा के कुछ और लगा दिया गया, और उस स्टैचू को उन्होंने अपने कहीं स्टोर रूम में या कहीं पे रख दिया। ठीक है, जब वो वहाँ से हटाया गया तो वो स्टैचू थोड़ा बहुत टूट गया, और तो क्या हुआ कि जिसने उस स्टैचू को बनाया था, उसने उस चीज़ की कंप्लेन करी कि भाई मेरा स्टैचू आपने ऐसे स्टोर रूम में रख दिया जबकि मैंने इसे तो यहाँ पे लगाने को दिया था, तो मतलब मेरी रेपुटेशन को हर्ट हुआ है, एंड देन मेरी चीज़ आपने ऐसे निकाल के रख दी है। तो उसने उसमें डैमेजेस क्लेम किए थे। तो कोर्ट ने इसमें ये हेल्ड किया था कि हाँ, मॉरल राइट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं एक इंडिविजुअल के, जब भी अगर वो कोई व्यक्ति अपनी कोई बनाई हुई चीज़ को अगर बेच भी देता है तो भी उसके मॉरल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, देन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट केस है, वो है आपका बंटी करके एक नॉवल। देखिए मैं आप बता देती हूँ, अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें क्या था कि कोर्ट ने हेल्ड किया दी, द ऑथर मॉरल राइट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑथर्स कॉपीराइट, द मॉरल राइट्स रिमेन विद द ऑथर इवन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द कॉपीराइट, एंड द प्रोटेक्शन लास्ट ड्यूरिंग द होल ऑफ द कॉपीराइट टर्म, वेयर ओनर ऑफ द वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑथर एंड द ओनर treats the work in a way which is prejudice to his honor and reputation, the court may transfer all the rights over the work to the author। इसमें यही बात है कि विज्ञान भवन में दिया था उसने बनाकर, and then the work remained there from 1962 to 1979। then the government proposed to remove the mural means statue without plaintiff की permission के बिना, and in the process of the removal due to mishandling the mural got damaged and lost its aesthetic and market value।
तो उसकी वजह से उसको उसने केस फाइल किया था कि भैया मेरा म्यूरल जो है, जो मैंने आपको दिया था, आपने वो बिना मेरी परमिशन के वहाँ से हटा दिया और आपने वहाँ रख दिया, आपकी मिस हैंडलिंग की वजह से वो टूट गया, तो इसलिए अब आप मुझे डैमेजेस, उसने डैमेजेस क्लेम किए थे इसमें, तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि मॉरल राइट्स आर ऑल्सो बीइंग प्रोटेक्टेड। देन देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट केस इन दिस, इसमें था एक केस श्रीमती मन्नू भंडारी वर्सेस काला विकास पिक्चर्स लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था कि एक काला विकास परिषद ने क्या किया था, एक पिक्चर बना दी थी, मोशन पिक्चर समय की धारा, जो कि बेस्ड थी एक नॉवल के ऊपर, आपका बंटी एक नॉवल थी, उसके ऊपर काला विकास परिषद ने एक मोशन मूवी बनाई, समय की धारा। अब क्या था इस पिक्चर में कि उन्होंने सब कुछ तो इसके ऊपर ही बनाया, लेकिन क्या हुआ, जब एंडिंग थी तो आपका बंटी वाली जो नॉवल थी इसमें एक हैप्पी एंडिंग थी, लेकिन समय की धारा जो मूवी बनी इसमें इन्होंने एक सैड एंडिंग कर दी। इसमें इन्होंने ये दिखा दिया कि बहुत सारे लोग मर गए, एंड उसमें तो उन्होंने आपका बंटी नॉवल में ये दिखाया था कि नहीं मरे, इसमें ये दिखा दिया कि लोग मर गए एंड वो भूखमरी की वजह से मर गए। तो जिसने ये नॉवल लिखी थी आपका बंटी, उसने क्लेम किया कि मनु भंडारी ने कि आपने मेरी एक, इस नॉवल के साथ मेरी एक रेपुटेशन जुड़ी है, मेरे मॉरल राइट्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आपने ये मूवी बनाई, मोशन मूवी बनाई है, इसमें आपने जो मेरे पूरा एसेंस था, जो एक सार था मेरी नॉवल का, वही आपने पूरा चेंज कर दिया, आपने बिल्कुल ही उसकी सिचुएशन ही बदल दी है, तो उसमें मतलब फीलिंग्स हर्ट हुई हैं मेरी, इसलिए मॉरल राइट्स प्रोटेक्टेड है और मेरे जो हैं आप जो ये है मतलब ये इसको चेंज किया जाए। तो कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया था कि हाँ, जो एंडिंग है वो चेंज की जाए, अगर आपने मोशन मूवी बनाई भी है तो वैसे बनाइए जैसे कि उसके आपका बंटी नॉवल में है। ठीक है। सो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपीराइट में क्या होता है, मॉरल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द ऑथर आर बीइंग प्रोटेक्टेड। ठीक है। देन जो एक और इम्पॉर्टेंट बात कॉपीराइट में होती है वो होता है आइडिया एक्सप्रेशन डाइक्टमी। आइडिया एक्सप्रेशन डाइक्टमी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले तो मैं सेक्शन 13 में बता चुकी हूँ, जो भी वर्क होता है वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, और ओरिजिनलिटी होनी चाहिए और आपकी अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तभी आप इस कॉपीराइट एक्ट में, द कॉपीराइट एक्ट 1957 में आपका वर्क प्रोटेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। अब क्या है कि जैसे आपने कोई आइडिया एक्सप्रेशन डायरेक्टमी मीन्स आइडिया आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, ओनली व्हाट इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड आर एक्सप्रेशंस। आइडिया तो बहुतों को सेम आइडिया हो सकता है, जितने लोगों ने उसे अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया है, सबके एक्सप्रेशंस आर बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर दिस। अगर एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया था, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक आइडिया दिया कि मैं इस चीज़ के ऊपर एक मूवी बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे ही किसी को बताया कि मैं इसके ऊपर एक मूवी बनाऊंगी, उसने मुझसे पहले जाकर उस आइडिया पे मूवी बना दी। ठीक, तो अब जब उसने मूवी बना दी तो उसने अपने एक्सप्रेशंस दे दिए, तो वो कॉपीराइट के अंदर जब अगर प्रोटेक्शन क्लेम करेगा तो उसको कॉपीराइट एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह सकती कि इसने मेरा आइडिया चोरी किया। क्यों? क्योंकि आइडियाज़ प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं कॉपीराइट एक्ट के अंडर। जो प्रोटेक्शन मिलती है वो सिर्फ एक्सप्रेशंस को मिलती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर मैंने एक आइडिया आपको दिया और आपने उस आइडिया को, मैंने आइडिया बताया, क्लासरूम में बताया और 2-3 बच्चों ने उसके ऊपर बना दिया, मूवी बना दिया, सबने अलग अलग तरीके से बनाया, तो सबके अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, तो सबको उसके ऊपर अपने अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर कॉपीराइट मिल सकता है। किसी ने नॉवल बना दिया, किसी ने मूवी बना दिया, तो दोनों को उसके अंदर दोनों को कॉपीराइट एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है। देन एक और इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है वो है आरजी आनंद का केस है। इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि अगर किसी ने आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक नावल है और उसने किसी ने उसके ऊपर मूवी बना दी। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि किसी ने कंप्लेन किया कि जो है ये कॉपी हुई है, मेरी चीज़ की कॉपी हो गई है, और अगर इसने मेरी मूवी बना दी है, और जैसे इसमें आरजे आनंद केस में ये हुआ था कि इसमें इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट का केस आया था। एक प्ले था हम हिंदुस्तानी करके, ठीक है, और उसमें क्या हुआ था, देयर वॉज एक बंदे ने क्या बनाया था, द सुप्रीम कोर्ट एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनलिटी बाय डिसाइडिंग वेदर द फिल्म न्यू दिल्ली
इन्फ्रिंज द कॉपीराइट इन द प्ले हम हिंदुस्तानी। एक हम हिंदुस्तानी करके प्ले था और किसी ने उसके ऊपर एक मूवी बना दी थी, वो मूवी थी न्यू दिल्ली, ठीक है। देयर वाज अ, अब जो हम हिंदुस्तानी प्ले का जो ऑथर था उसने बोला कि ये तो मेरे प्ले का कॉपी कर दिया है इसने, जो न्यू दिल्ली मूवी बनाई है इसमें मेरे प्ले की कॉपी कर रखी है। तो कोर्ट ने इसमें बोला था, इसमें बहुत सारे टेस्ट बताए थे कोर्ट ने कि कब हम मानेंगे कि कॉपी हुआ है और कब हम नहीं मानेंगे कि कॉपी नहीं हुआ है। तो इस केस में ये हुआ था, कोर्ट ने जो टेस्ट बताया, कोर्ट ने उस टेस्ट में ये बताया कि देखिए अगर एक प्ले के ऊपर एक मूवी बनी है तो मीन्स कोर्ट ने बोला कि इसमें सिमिलैरिटीज़ आर बाउंड टू हैपन, सिमिलैरिटीज़ तो होंगी ही होंगी, ऐसा नहीं है कि उसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी। अगर ठीक है, सिमिलैरिटी होना एक अलग बात है, ठीक है, सिमिलैरिटी है, बट अगर व्यूअर्स को उस मूवी को देखकर ये लगता है कि सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द प्ले इज़ बीइंग कॉपीड, सब्सटैंशियल पार्ट मतलब कि जो बिल्कुल ही सारभूत इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस प्ले की वो आपने कॉपी करी है बिना परमिशन के, तो हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट मान लेंगे। जैसे कि वेयर द थीम इज़ द सेम but is presented and treated differently so that the subsequent work become a completely new work, then no question of violation of the copyright arise। उसमें ये कहा कि अगर किसी ने सेम थीम के ऊपर पिक्चर बना दी, जैसे कि आम ठीक है, हम हिंदुस्तानी एक प्ले था उसमें न्यू दिल्ली एक पिक्चर बनी, तो उसमें क्या है कि ठीक है सिमिलैरिटी हो सकती है, सिमिलैरिटी होंगी क्योंकि थीम सेम है, बट अगर उसमें क्या है कि किसी ने अपना एक्सप्रेशन दिया है कम्प्लीटली, वो तो फिर वो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्क हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि वॉयलेशन ऑफ कॉपीराइट हुआ है। लेकिन हाउएवर अपार्ट फ्रॉम द सिमिलैरिटीज अपीयरिंग टू वर्क देयर आर ऑल्सो मटीरियल एंड बोथ डिसिमिलैरिटी विच नेगेटिव द इंटेंशन टू कॉपी द ओरिजिनल अपीयरिंग द टू वर्क आर क्लियरली इंसिडेंटल, नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट अकर, ठीक है। देन और एक चीज़ जो इसमें यह कही गई थी कि अगर सब्सटैंशियल कॉपिंग है, इट इज़ ऑब्वियस दैट द अंडरलाइंग इमोशन रिफ्लेक्ट्स बाय द प्रिंसिपल कैरेक्टर इज अ प्ले और अ बुक मे बी सिमिलर एंड येट द कैरेक्टर्स एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द सेम इमोशंस बी डिफरेंट, दैट द सेम इमोशंस आर फाउंड इन द प्ले वुड नॉट अलोन बी सफिशिएंट टू प्रूव इन्फ्रिंजमेंट, बट इफ सिमिलर इमोशंस आर पोर्ट्रेड बाय अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स presented in like manner expression and form the infringement would be apparent। इसमें क्लियरली बोल दिया गया कि अगर ठीक है आपने एक प्ले के ऊपर मूवी बनाई है तो मूवी के सीन्स अलग तरीके से होते हैं, उसमें म्यूज़िक अलग तरीके से होता है, सब कुछ अलग होता है, लेकिन अगर आपने हर चीज़ को वैसे ही कॉपी कर दिया है तो हम मान लेंगे, अगर यहाँ पे इसमें एक टेस्ट बताया अगर सब्सटैंशियल कॉपिंग हो गई है तो हम कॉपीराइट का वायलेशन मान लेंगे। और ये केस है आरजी आनंद वर्सेस डिलेक्स फिल्म्स का, ठीक है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट सेक्शंस अभी जो मैंने आज पढ़ाया है वो सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 52 आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो केसेस मैंने बताए हैं मॉरल राइट्स के, वो मैंने बताया है आपको, एक तो अमरनाथ सहगल वाला केस बताया है, एक आपको मनु भंडारी का केस बताया है जो कि मॉरल राइट्स में इंपॉर्टेंट है, एंड देन मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट केस जो बताया आइडिया एक्सप्रेशन डायक्टमी के ऊपर बताया है जो कि आरजी आनंद का केस है, आरजी आनंद वर्सेस डिलेक्स फिल्म का केस है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।